नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग एपीआई प्रोटोकॉल्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर टोटल 6 तरह के प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड है, तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ कब यूज़ करते हैं, कब कौन आया, ये सब देखेंगे हम लोग, क्यों आया। तो देखिए एपीआई जो होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस जिसे हम बोलते हैं, वो क्यों यूज़ होता है? वो यूज़ होता है जब 2 सिस्टम को अपने आप में बात करनी होती, कम्युनिकेट करनी होती। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, तो एक सेट ऑफ लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ठीक है? कोई तमिल में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, और हर लैंग्वेज का अपना रूल्स होता है। तो उसी तरह से एपीआई में भी कई तरह के लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ, और यू कैन से इट रूल्स। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं? कोई रेस्ट बेस्ड एपीआई है, कोई सोप बेस्ड है, कोई जीआरपीसी है। तो इस तरह के रूल्स होते हैं। तो एक्चुअली और ये सब जरूरत क्यों थी? ये 6 तरह की चीज़ों की जरूरत क्यों थी? हो सकता था ना कि हम लोग सोप से ही काम चला सकते थे या रेस्ट से ही काम चला सकते थे। तो कई बार क्या हो जाती है क्या कि लोगों को जब सिस्टम छोटा था ना, तो आज से 10 साल पहले की बात बोलो या 12 साल, 15 साल पहले की बात बोलो, तो एक ही प्रोटोकॉल काफ़ी था। जनरली सोप बेस्ड प्रोटोकॉल या रेस्ट बेस्ड प्रोटोकॉल ही काफ़ी था। उस समय में क्या होता था, लेकिन जैसे से इंटरनेट बढ़ गया ना, बड़ा हो गया, तो चीजें ग्लोबलाइज्ड हो गई। जब चीजें ग्लोबलाइज्ड हो जाती हैं तो चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है नेचर में। जब वो नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं उसके अंदर। परफॉर्मेंस नीड होने लगते हैं, सिक्योरिटी कंसिडरेशन आने लगते हैं, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन सा एपीआई हो सकता है वो आने लगता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स काम करते हैं ना इसके ऊपर। फिर स्केलिंग के लिए कौन अच्छा है। तो ये सब कारण से मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है? अब आप इसमें देख सकते हो जीआरपीसी। तो जीआरपीसी क्यों आया? क्योंकि हमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, ठीक है? जहां पर कि मान लो कि दो सिस्टम बात कर रहा हो, कम्युनिकेट कर रहा हो। इट कैन से वन इज हार्डवेयर, अनदर इज सॉफ्टवेयर, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो जो डेटा फ्लो होना चाहिए उन दोनों के बीच में बहुत मिनिमल होना चाहिए और बहुत रियल टाइम होना चाहिए, तो उसके लिए जीआरपीसी आ गया। उसी तरह से ग्राफक्यूएल क्यों आया? तो कई जगह होता था कि हमें एक पर्टिकुलर क्लाइंट को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए होता था सर्वर से, लेकिन सर्वर बहुत बड़ा डेटा भेज देता था उसके लिए, तो फिर उसकी जरूरत नहीं थी। और कई बार क्लाइंट को एक काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसके लिए 5-6 एपीआई कॉल करने पड़ते थे। हम एक एपीआई कॉल करके भी पूरा डाटा ले सकते थे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफक्यूएल आया। तो चलिए विस्तार में बात करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग रेस्ट की बात करेंगे। तो जो रेस्ट एपीआई है, तो एक्चुअली ये जब डिजाइन किया किया गया था ना, तो तभी जरूरत थी स्टेटलेस चीजों की, ताकि सर्वर भी स्टेटलेस हो और क्लाइंट भी स्टेटलेस हो, ठीक है? हालांकि आजकल स्टेट को हम लेके आ गए हैं इसके अंदर। हम लोग बेसिकली स्टेट को कुकी में या फिर आप बोलिए तो कैश में डालते हैं, ठीक है? ताकि हम लोग यूजर को ट्रैक कर सकें। लेकिन बोला जाए तो आजकल भी, आज की युग में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल रेस्ट ही है। और क्योंकि ये काफी सिंपल होता है। इसके अंदर आपको कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे लाइक पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। और ये स्टैंडर्ड ना इतना सिंपल है कि इट इज वेरी वेल फॉलोड बाय मेनी सबसिस्टम्स व्हिच इज वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसके लिए इसको यूज होता है, क्योंकि आप, और ये एक बेसिकली रिसोर्स बेस्ड भी होता है। स्केलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। और जैसे मैंने बताया ना, काफ़ी सिंपल होता है, तो ये वाइडली यूज्ड होता है। तो आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर एक क्लाइंट कॉल कर रहा है थ्रू इंटरनेट सर्वर को, एचटीटीपी के थ्रू, एंड देन इट सेंड्स द यूआरएल, बेसिकली रिसोर्स यूआरएल वो भेजता है एज ए रिक्वेस्ट। और फिर सर्वर जो है जेसन या एक्सएमएल में रिस्पॉन्स करता है। अधिकतर आज के युग में जेसन ही यूज होता है, ठीक है? हालांकि कई सारे नए चीज भी आ गए हैं, जैसे कि I'm just forgetting one name, that is called XAML, और ओके विल टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड। बट पहले XML भी यूज होता था। अब ये आप दूसरे को देखो, सोप बेस्ड प्रोटोकॉल्स। आपको याद होगा, आप कई लोगों ने काम किया होगा विंडोज सर्विस के ऊपर में या WCF के ऊपर में। तो वो सब क्या होता है ना,
सोप बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। सोप के अंदर क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम्स के अंदर ये आती है कि एक्चुअली इसका जो डेटा का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये XML प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो अब XML प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तो एक छोटा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे XMLs के टैग जोड़ने पड़ते हैं। वो क्या करता है, पैकेट को साइज को बड़ा कर देता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत सिक्योर्ड है, इट इज वेरी सिक्योर्ड, एंड इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं। और कई बार, और इसमें क्या है ना, आपको स्टेटफुल बनाने की जरूरत नहीं है। इसके कई सारे फीचर्स होते हैं जो डायरेक्टली इसको पूरे कॉल को स्टेटफुल बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब इनबिल्ट फीचर है इसके, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब थोड़ा कम यूज होता है, पहले बहुत होता था। अभी अधिकतर सोप सिस्टम जो है ना, रेस्ट के थ्रू जो है रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जीआरपीसी की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 10 साल पहले की बात है। तो प्रोजेक्ट क्या था, उसमें एक घर में आईओटी डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कि टाइमली इंटरवल पर सर्वर के साथ जो क्लाउड में होता है बात करता है, और जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सेंड करते रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ सेंसर। तो सर्वर को सेंड करता है पैरामीटर्स, लेकिन क्या होता है ना कि आप देखो कि एक सर्वर है और उससे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां पर परफॉर्मेंस की काफी इश्यू आ जाती है। जो डेटा, और डेटा भी है ना ह्यूज होता है, जो भेजता है सेंसर्स सर्वर को, ह्यूज होता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि हम लोगों ने ना, ये गूगल ने एक अपना एक प्रोटोकॉल निकाला, दैट इज कॉल्ड गूगल प्रोटोबफ, ठीक है। अब उसके थ्रू है ना, क्लाइंट और सर्वर साइड पर स्टब्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इस पिक्चर में ना क्लाइंट भी मल्टीपल टाइप्स का है। कोई C++ पे काम कर रहा है, कोई जावा पे कर रहा है, कोई गो लैंग्वेज पे कर रहा है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया आईओटी डिवाइस का, तो आईओटी डिवाइसेस अधिकतर एम्बेडेड पे काम करते हैं, राइट, जो कि सी में लिखा जाता है। और सर्वर कुछ भी हो सकता है, डॉटनेट में हो सकता है, जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, ठीक है। तो अब ये थ्रू गूगल प्रोटोबफ ना, सर्वर पर भी और क्लाइंट पर भी एक स्टब होता है प्रोटोबफ का। और वो है ना, सी ओनली जो एंटिटीज में, मान लो एक एंटिटीज भेजना है, एक मैसेज भेजना है, उसमें जो हमेशा है ना, जो चेंज है ना, जो डेल्टा चेंज है वही भेजता है। और जो अदर साइड पर जो स्टब होता है ना, वो समझ जाता है कि ये छोटा सा चेंज आया है, फिर उससे वो रिक्रिएट करता है पूरा का पूरा मैसेज, और फिर वो क्लाइंट या सर्वर को देता है। इससे क्या होता है, डेटा ऑन दी वायर ना बहुत कम हो जाता है, और ये एक रियल टाइम भी हो जाता है। हालांकि आजकल जो है ना, जो भी माइक्रो सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं, तो in fact the communication between the microservice has to be done through gRPC, which is recommended actually। मैंने कई जगह पढ़ा है और देखा है। तो क्योंकि the reason is that nowadays microservices has made system lot much complex। तो जो डेटा फ्लो होगा बिटवीन दी माइक्रो सर्विसेज के, ठीक है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वो जीआरपीसी करने से क्या होता है, चीजें थोड़ी फास्ट होती है, परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ क्यूएल के बारे में। आप लोगों ने, कई लोगों ने काम किया होगा ओ डेटा, पहले किया होगा ओ डेटा के ऊपर में। तो उसके बाद ग्राफ क्यूएल आया। हालांकि देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है ये, कि इसमें है ना एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और मान लो कि रेस्ट एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे सर्वर से एक डेटा चाहिए, लेकिन उस डेटा के साथ साथ सर्वर जो है ना, कई सारे और डेटा मुझे भेजता है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मान लो कि यूजर का मुझे चाहिए नाम, तो यूजर का नाम मान लो कि मुझे एपीआई के थ्रू चाहिए, या फिर तो जो यूजर का नाम, एड्रेस, प्लस उससे और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सारा मुझे भेज देता है सर्वर। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो इसको फिल्टर आउट करने के लिए ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स वी नीड फ्रॉम सर्वर, तो उसके लिए ग्राफ क्यूएल यूज कर सकते हैं। आप कई बार ये भी देखते होंगे कि एक छोटा डाटा के लिए मुझे 5-6 एपीआई सर्वर क्लाइंट से कॉल करने पड़ते हैं सर्वर के साइड। तो ये उस केस में अब क्या मैं पूरे 5-6 एपीआई को एक कॉल से रिप्लेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, थ्रू ग्राफ क्यूएल। तो इसलिए हम लोग ग्राफ क्यूएल यूज करते हैं। ये भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब रेस्ट, दिस फिफ्थ वन इज वेब हुक्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने सिग्नल आर का नाम सुना होगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉट सिग्नल आर। वेब हुक्स में आपको बताता हूँ कहाँ यूज होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेब हुक्स के बारे में और रेस्ट एपीआई के बारे में। दोनों एक ही जैसा है, ऑलमोस्ट दे आर सेम,
ठीक है। लेकिन एक छोटा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कि क्लाइंट है और सर्वर है। अब क्लाइंट को एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए सर्वर को पोल करने पड़ता है हमेशा। 5 सेकंड के ऊपर, सपोज दैट 5 सेकंड के ऊपर पोल करते रहता है सर्वर को, या कोई इवेंट सर्वर साइड में है तो मुझे दे दो। अब देखो कि ये पोलिंग करेगा तो कितना रिसोर्स वेस्ट होगा इसके अंदर, राइट। तो सर्वर क्या कहता है, भाई जब भी कोई इवेंट होगा ना, तुम मुझे एक यूआरएल दे दो, मैं उस यूआरएल को कॉल कर लूंगा और तुझे जो है वो इवेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये यूआरएल जो क्लाइंट सर्वर को देगा ना, इसे ही वेब हुक बोलते हैं। लेकिन अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्लाइंट के पास में यूआरएल कहाँ से आएगा? यूआरएल तो सर्वर के पास होता है ना, क्योंकि सर्वर इज बेसिकली रनिंग ऑन ए वेब सर्वर, राइट। तो क्लाइंट को भी एक वेब सर्वर के ऊपर रन करना चाहिए, तभी ना वो एक यूआरएल दे पाएगा सर्वर को, राइट। तो इस केस में क्या होता है, क्लाइंट ऑल्सो वर्क एज ए सर्वर, आई मीन टू से क्लाइंट इज होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर where it can expose an API, and that API will be called by the real server, ठीक है, when any event happens। तो उस केस में हम लोग जो है वेब हुक को यूज करते हैं। कई बार अधिकतर लोग को ये कंफ्यूजन रहती है, वो बोलते हैं क्या कि क्लाइंट जो है एक रेस्ट एपीआई एक्सपोज करेगा, तो मैं बोलता हूँ ये कैसे करेगा? तो देन द प्रॉब्लम्स कम्स डाउन टू दैट क्लाइंट आल्सो हैज टू बी होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये वेब हुक का बात है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो कि एसएससी सर्वर साइड इवेंट्स, अब यहाँ पर ना काफी चीज आ जाते हैं। पहले एक वेब सॉकेट करके एक चीज हुआ करती थी, अभी वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो गई है। तो अभी मैं, यदि आप डॉट नेट में बोलो तो, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड में बोलो तो, सिग्नल आर जो एक चीज है, वो सर्वर साइड इवेंट का एग्जांपल है, ठीक है। सर्वर साइड इवेंट में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर से एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना लेता है ओवर टीसीपी। वो क्या होता है परसिस्टेंट, माने तो मान बोले तो दैट चैनल विल ऑलवेज बी ओपन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। एक बार ओपन हो गया तो हमेशा ओपन रहेगा। अब ये जब मैं बोला कि जब चैनल ओपन है, इट्स लाइक ए पाइपलाइन, तो कुछ भी सर्वर चाहे तो क्लाइंट को भेज सकता है। आपने देखा होगा क्विक इन्फो करके वेबसाइट है ना, तो उस पर आप देखते हो रियल टाइम पे बिना पेज लोड हुए आपको जो है वहां पर क्रिकेट का जो स्कोर है वहां पर अपडेट होता रहता है। वो कैसा होता है, जो क्लाइंट होता है ना वो सर्वर से एक पाइपलाइन बनाता है जो कि परसिस्टेंटली ओपन होता है, परसिस्टेंट होता है और ओपन होता है, ठीक है। यदि कुछ फेलियर्स भी होते हैं तो वो फिर से रिकनेक्ट कर लेता है। और एक्चुअली इंटरनली जो है ना एसएससी 3-4 प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। एक तो मैंने बता दिया कि वेब सॉकेट पर करता है, ठीक है। दोनों तरफ एक सॉकेट ओपन हो जाता है और सिंस ऑन टीसीपी, और दोनों परमानेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ये काम नहीं करता, कैसे सिस्टम सपोर्ट नहीं करते, तो फॉल बैक करके पोलिंग मैकेनिज्म पर आ जाता है। लेकिन एज ए एंड यूजर को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब जो भी इवेंट आता है सर्वर को, वो एक परसिस्टेंस चैनल के थ्रू क्लाइंट को रियल टाइम मिलता रहता है। तो आपने देखा होगा कई सारे वेबसाइट्स पर वेबसाइट पूरा लोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती या रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था ना, पोलिंग होता था, पूरा का पूरा वेबसाइट रिफ्रेश करता था, तो वो फिर से एक एपीआई कॉल करता था, फिर से डेटा लेके आता था, फिर यूजर को दिखाता था। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब सर्वर साइड इवेंट्स, और आज के डेट में ये बहुत पॉपुलर है, इट इज वेरी पॉपुलर। मोस्ट ऑफ द things, like even I could say that video streaming is done on web through web sockets। एंड क्रिकेट के बारे में मजा है कि रियल टाइम गेमिंग में बहुत यूज होता है इसका। तो ये सब चीजें हैं जो आजकल मॉडर्न है, मॉडर्न एप्लीकेशन एपीआई के फॉर्म्स हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड, योर बिजनेस नीड, आप इन सबों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिस्टम्स के लिए चलो रेस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सम बिगर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वेयर यूजर्स आर अक्रॉस द ग्लोब, यूजर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, एंड देयर आर मल्टीपल सब सिस्टम्स, तो आप लोग वेरी केयरफुली ये सब प्रोटोकॉल को यूज करना, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो आज का समाप्त करता हूँ, और आगे भी कई सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।